हेलो लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा पंत स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज से। और आज का हमारा व्याख्यान है द फंडामेंटल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पार्ट 2, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार के मूल तत्वों का भाग 2। आज के व्याख्यान में के निम्न शिक्षण उद्देश्य हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम अवाचिक संचार का अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अवाचिक संचार के प्रकार और उनका दैनिक जीवन में महत्व, उनका उपयोग, साथ ही अवाचिक संचार के लाभ और कमियों को जानेंगे। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे संचार का अर्थ, प्रक्रिया, परिभाषा, वाचिक संचार की विभिन्न विशेषताएं, मौखिक और लिखित संचार के पृथक पृथक लाभ और कमियों की। साथ ही हमने जाना था कि प्रभावी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे किया जाता है, संचार के महत्व को व्यवहारिक जीवन में कैसे समझा जाता है, लिखित संचार के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, उनका जीवन में उपयोग हमने जाना था। अंत में हमने सीखा था मौखिक और लिखित संचार में अंतर। अवाचिक या अशाब्दिक संचार क्या होता है? संचार केवल शाब्दिक ही नहीं बल्कि अशाब्दिक भी होते हैं। जैसे जेस्चर्स होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, इन सब को क्या कहा जाता है? अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार के अंतर्गत विचारों और भावनाओं को बगैर शब्दों के भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। कई स्थानों पर जब विचारों व भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना संभव नहीं होता, तब हम अशाब्दिक संचार का प्रयोग करते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो शब्द रहित संचार ही अशाब्दिक संचार है, जिसके अंतर्गत अपने अनुभवों, अपने व्यवहार जन्य संकेतों के आधार पर सेंडर क्या है, अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाता है। अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत कई बार गुप्त संदेश छिपा रहता है। जैसे प्राचीन काल में आप देखते हैं गुफाओं में जब आप जाते हैं तो मानचित्र बने रहते हैं और गुफाओं में चित्र बने रहते हैं, उसमें कई नृत्यांगनाओं की फोटोज होती है। तो क्या होता है, उनमें हर किसी में कुछ ना कुछ संदेश छिपा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, कोई आपकी दोस्त है, वो आपसे नाराज है, परंतु उसे आपकी कोई बात बुरी लगी है, पर वो आपको ये महसूस नहीं करवाना चाहती कि वर्बली वो आपसे नहीं कह रही है कि आपने मुझे हर्ट किया है, परंतु उसके हाव भाव से आप समझ जाएंगे कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसकी बात, उसे ओरली जो बात तो बोलेगी, उसके एक्शंस उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और जैसे भारत में कई प्रचलित नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है। तो इन सब में क्या होता है, हम विभिन्न भाव भंगिमाओं और मुद्राओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, रेड सिग्नल आता है, ग्रीन सिग्नल आता है, तो क्या होता है, रेड सिग्नल आते हैं आप रुक जाते हैं, और जैसे ग्रीन सिग्नल आता है आप तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे ही थम्स अप का साइन है, विक्ट्री का साइन है, तो इनको देखते ही आप समझ जाते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है। जैसे चंद्रमा में जब आप जाते हैं, अगर दो एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या एक दूसरे की बात सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या होता है, हवा नहीं होती है। ऐसे में अशाब्दिक संचार के माध्यम से ही वे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। यदि आप और आपकी दोस्त एक कमरे में बंद हैं और आपके बीच में क्या एक शीशे की दीवार है, तो आप दोनों एक दूसरे से अपनी बातों को नहीं कह पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, आप इशारों के द्वारा ही अपनी बातों को एक दूसरे तक समझा पाएंगे। जैसे कई बार आप घर लेट आते हैं और घर में कोई आपसे कुछ कहता नहीं है और पूरे घर में शांति का माहौल रहता है, तो क्या होता है, तब आप उनका चेहरा देख के समझ जाते हैं कि वो गुस्सा है। आप क्या उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको चेहरे को देख के ही समझ आ गए हैं कि मुझसे गलती हुई है और ये मुझसे गुस्सा है। तो ये सब क्या है, अशाब्दिक संचार के विभिन्न उदाहरण हैं। अशाब्दिक संचार के माध्यम है किनेसिक्स है, हैप्टिक्स है, क्रोनोमिक्स है, प्रोक्सेमिक्स है, पैरा लैंग्वेज है, आर्टिफैक्ट है, ऑलफैक्ट्स है। अब हम इन सबको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किनेसिक्स, यानी कि बॉडी लैंग्वेज या शरीर की गति। किनेसिक्स शब्द मूल शब्द काइनेसिस से आया है, जिसका अर्थ है मूवमेंट, यानी कि गति। शरीर के फिजिकल पार्ट्स के मूवमेंट की स्थिति किनेसिक्स कहलाती है। इस संदर्भ में रेमंड और जॉन ने कहा है, किनेसिक्स वह तरीका है जिसमें
शरीर बिना शब्दों के विभिन्न अंगों की मदद से बात करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं, पर कई बार हमारी अंदरूनी भावनाएं शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से उनकी गति से प्रकट हो जाती हैं। जैसे गांव के कई बूढ़े लोग आपने देखे हैं होंगे, वो क्या करते हैं, उन्हें बाद में कम दिखाई देता है, परंतु वो बहुत दूर से ही देख के बता देते हैं कि कौन चल के आ रहा है। वो सिर्फ उसके चलने के तरीके से, उसकी मूवमेंट से देख के पहचान जाते हैं कि कौन आ रहा है। ऐसे ही इसमें कई व्यक्ति शरीर की क्रियाओं द्वारा अपना संदेश दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे अपनी आंखें घुमाकर, पलकें झपकाकर, हाथ हिलाकर या हाथ मिलाकर, जैसे ताली बजाकर, और खासकर आपके चेहरे के भाव जो गुस्से में अलग होते हैं, उदासीनता में अलग होते हैं, और आपकी मुस्कुराहट जो आपके मन के बारे में बहुत कुछ बोलती है। उससे क्या होगा, आपके मन के सारे भाव दूसरे व्यक्ति तक समझ में आ जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम है हैप्टिक्स। इसका प्रकार है जिसे कहते हैं टच की भाषा। स्पर्श ऐसे समझते हैं, बहुत आसान सा एक कॉमन उदाहरण देखते हैं। जब भी कोई बच्चा अब रो रहा हो तो अगर उसकी माँ उसे गोद में उठा ले तो वो तुरंत ही रोना बंद कर देता है, क्योंकि माँ का स्पर्श उसे सुरक्षित महसूस कराता है। जब भी हमारा कोई दोस्त दुखी होता है, हम उसे गले लगाते हैं, उसके पास खड़े होने का एहसास उसे करवाते हैं, तो क्या होता है, इससे वो खुश होता है। इससे क्या होता है, हमारा स्पर्श को फील करता है। कई बार कई शब्दों को बोलकर जतलाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका स्पर्श से ही अगला इंसान समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही क्या है, स्पर्श की भाषा है। इसी प्रकार स्नेहवश किसी के गाल थपथपाना, दुख की घड़ी में किसी के कंधे पर हाथ रख देना, किसी की बाँह पकड़ना, और कई बार जैसे क्या होता है, आप किसी अपने दोस्त से हाथ मिलाते हैं या किसी डॉगी को टच करते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो ये सब क्या है, आपके स्पर्श, वो आपके स्पर्श को फील करता है, आपकी भावनाओं को समझता है। अगला उदाहरण है प्रोक्सेमिक्स, यानी कि स्पेस लैंग्वेज। इसे कहते हैं निकटता की भाषा। इसके लिए हम समझते हैं, जैसे ऑफिस में कई कर्मचारी होते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दो दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो क्या होता है, ये सब स्पेस लैंग्वेज है। आप अपनी स्पेस में किसी को कितने नज़दीक तक एंटर करने देते हैं, आपकी हर स्पेस आपकी अपनी है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने किस दोस्त को किस स्पेस के किस स्तर पर रखते हैं। जैसे कोई टीचर क्लास में आता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत ही उठकर खड़े हो जाते हैं। कोई सीनियर आपका आपके सामने आता है तो आप जूनियर्स खड़े हो जाते हैं सम्मान में। तो ये सब क्या है, स्पर्श की भाषा है, स्पेस लैंग्वेज। सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक विशेषताओं, व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर हर व्यक्ति की अपनी स्पेस होती है, तो यह उसका व्यक्तिगत फैसला है। नंबर 4 प्रकार हमारा है क्रोनोमिक्स, यानी कि टाइम लैंग्वेज, समय का महत्व। सपोज करिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप लेट हो जाएं, तो इसका इंटरव्यूअर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप अगर क्लास में जाते हैं तो कभी क्या होता है, हम क्लास में लेट हो जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे, आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे क्योंकि आप लेट हैं। पर इससे क्या होगा, शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ज़रूरी है समय के महत्व को समझा जाए। किसी भी समय हर काम के लिए आप में पंक्चुअलिटी का होना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी क्लास में जाना है तो आप समय से पहले पहुँचे, अध्यापक के आने से पहले आप क्लास में पहुँचे। किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हर चीज़ का सिस्टमेटिक होना ज़रूरी है और आपकी पंक्चुअलिटी हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी आपकी किसी सीनियर्स के साथ मीटिंग होती है, आप मीटिंग में जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप समय से पहले उस मीटिंग में पहुँच जाएँ, क्योंकि क्या होगा, आपकी पंक्चुअलिटी आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है। आप समय से पहले पहुँच जाएंगे तो इसका आपके सीनियर्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 5th हमारा प्रकार है पैरा लैंग्वेज, यानी कि बोलने का तरीका, जैसे आवाज़ का उतार चढ़ाव, गति और लहजा। इसका दूसरा नाम है वोकैलिक्स। पैरा का अर्थ होता है लाइक, यानी कि पैरा लैंग्वेज का अर्थ है लाइक लैंग्वेज, भाषा की तरह, अर्थात बिना शब्दों के भाषा की तरह प्रयोग करना। उदाहरण के लिए कोई क्रिकेटर है, वो मुस्कुराते हुए कहता है वी वॉन द मैच, तो क्या होगा, उसका अलग असर होगा। और वही बात वो मुंह झुकाकर कहेगा कि बिना खुशी के उसी बात को कहेगा, तो क्या होगा, उसका अर्थ अलग होगा। कई बार जब हमारी मदर हमें डांटती हैं तो क्या होता है, वो बहुत तेज़ आवाज़ में हमें डांटती हैं, उनकी वॉइस बहुत तेज़ होती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
पैरा लैंग्वेज है। हमारा अगला प्रकार है वेशभूषा या आर्टिफैक्ट्स। वेशभूषा भी अशाब्दिक संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे क्या होगा, हम सामने वाले की मन की स्थिति को पता लगा लेंगे। कई बार जैसे उसकी किसी व्यक्ति की वेशभूषा से उसके खुशी या उसके गम का पता चलता है, और उसकी वेशभूषा से हमें पता चलता है कि वो किस स्टैंडर्ड का व्यक्ति है। कोई बिजनेसमैन है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस से पता चलेगा वो बिजनेसमैन है। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी वेशभूषा से हमें उसकी स्थिति का पता चलेगा। जैसे नौजवानों की हेयर स्टाइल्स होती है, उनकी कपड़ों की पसंद अलग होती है। कोई व्यक्ति गंभीर प्रवृत्ति का होता है, कोई बिंदास प्रवृत्ति का होता है। तो क्या होता है, उनके कपड़ों से हमें उनके बारे में पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। हमारा अंतिम प्रकार है ऑल्फैक्टिक्स, यानी कि गंध से इसमें संचार होता है। जैसे कई बार क्या है, पसीने की गंध है, हमारे शौक से दुर्गंध आती है, इत्र की सुगंध है, फूलों की सुगंध है, खूबसूरत मोमबत्तियों की, खुशबूदार जो मोमबत्तियाँ होती हैं उनकी सुगंध है। यह संचार भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ विश्वास निर्माण में भी मदद करता है। इससे सांस्कृतिक समझ विकसित होती है और यह संचार को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती है। इस प्रकार का संचार लोगों को इशारे, चेहरे के भाव, आँखों के संपर्क, निकटता, स्पर्श आदि के उपयोग से दूसरों के साथ संचार करने में मदद करता है। जैसे कभी हम साउथ घूमने जाते हैं तो क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं वहाँ हिंदी वहाँ नहीं जानते हैं, और कई हमारे लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम नारियल की ओर इशारा करेंगे तो समझ जाएंगे कि इन्हें नारियल देना है। तो ये सब क्या है, अशाब्दिक संचार है। जैसे आजकल हम कई इमोजी भेजते हैं, तो क्या होता है, हमें मैसेज में किसी को हंसने का संदेश भेजना है तो हम हंसने वाली इमोजी बना के भेज देते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत होती है। अब हम जानते हैं इसकी कमियां। अशाब्दिक संचार काफ़ी अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। यह दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में अवाचिक संकेतों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जिससे संचार में समस्या आ जाती है। संचार स्पष्ट नहीं हो पाता। हर संस्कृति के अपने अलग अलग संकेत हैं, तो क्या होगा, संचार बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होगा। इस प्रकार के संचार में लंबी बातचीत और आवश्यक स्पष्टीकरण संभव नहीं होता है। चूंकि इस संचार में इशारों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या होगा, इसे जल्दी समझना मुश्किल है और दोबारा इशारा कोई व्यक्ति करेगा नहीं। तो क्या है, किसी चीज़ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे दोहराव की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या होगा, ये संप्रेषण अस्पष्ट हो जाएगा, जिससे संदेशों की व्याख्या क्योंकि असंभव हो जाएगी। अवाचिक संकेतों पर प्रतिक्रिया की कमी से संचार में समस्या आ जाती है, जिससे सूचना विकृत हो जाती है। आज के इस लेक्चर में आपने सीखा अवाचिक संचार का अर्थ, उसके संकेतों के प्रयोग से आपने संस्कृति के महत्व को जाना, आपने विभिन्न अवाचिक संचार के लाभ और कमियों को जाना, आपने उदाहरणों की सहायता से अवाचिक संचार के महत्व को समझा, भावनाओं के प्रयोग से प्रभावशाली संचार कायम करने की प्रक्रिया को आपने जाना। अगले व्याख्यान में आप सीखेंगे दूसरे व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग का महत्व और उसका दैनिक जीवन में प्रयोग आप जानेंगे। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करने का तरीका आप सीखेंगे और कैसे आप दूसरे व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को समर्थन देना, उसको सहानुभूति देना, एम्पैथी से कैसे आप विश्वास का निर्माण करेंगे, जिससे आपके सामाजिक, व्यावसायिक और पर्सनल संबंध मजबूत होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।